हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो फ्रेंड्स, आज ही हम इसका ये पार्ट 2 है। आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। हमने जून 19 का क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये इसका पार्ट 2 है। हमने 1 to क्वेश्चन 3 डिस्कस कर लिए थे अर्लियर पार्ट में। आज हम इसके 4 से लेकर 8th क्वेश्चन तक सब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। अगर आप न्यूमेरिकल वाले के लिए कहेंगे तो उसके लिए अलग से वीडियो कंसीडर कर लिया जाएगा, उसके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। चलिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लेक्सिबल बजट, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, फिक्स्ड बजट से और रोलिंग बजट से इसका क्या डिफरेंस है, कोई ऐसी सिग्निफिकेंस बताइए, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें हम कंसिडर कर लेंगे। तो सबसे एक एक चीज़ें लेकर चलते हैं और सीक्वेंस वाइज जैसा आपने देखा था पहले हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन, इसी तरीके से इसको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है फ्रेंड्स। देखिए फ्लेक्सिबल, देखिए नाम से ही बता रहा है कि फ्लेक्सिबल मतलब जो क्या होता है, चेंज करता है अपने आप को एज पर द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। मतलब अगर हम 5000 क्वांटिटी सेल करते हैं तो ये कॉस्ट है, 6000 क्वांटिटी सेल करते हैं तो ये कॉस्ट है। ये हम कंपनी के हिसाब से चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, अब इसको मैं आपसे एक अगर एग्जांपल से समझाऊं कि भाई फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है। मान लीजिए कि भाई जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा उसका एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट कि भाई इतना तो आपका महीने का बिल आना ही आना है, प्लस वेरिएबल मतलब कि भाई इतना आप जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। तो इसी तरीके से कंपनी को भी वही, तो उसी बेसिस पर क्या होता है फ्लेक्सिबल बजट। अब मतलब भाई ज़्यादा मशीन चलेगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी तो ज़्यादा बिल आएगा, ज़्यादा बिल आएगा तो आपको ज़्यादा बजट उसके लिए बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल से इस तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं अपना कि भाई व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है ना। और इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, कंपनी का एग्जाम्पल दे सकते हैं और आपका सिंपल तरीके से ये काम हो जाता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि भाई फिक्स्ड बजट और रोलिंग बजट में क्या डिफरेंस, कि भाई फ्लेक्सिबल तो सर हमारे को समझ में आ गया अब, बट फिक्स और रोलिंग में क्या फ़र्क है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब नाम से जानिए कि भाई फिक्स्ड का क्या मतलब हुआ। फिक्स्ड मतलब जो कि चेंज नहीं होता एज पर द एक्टिविटी। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट हो गई कि भाई मान लीजिए सैलरी है, सैलरी एक पर्सन है, वो अकाउंटेंट है, वो 20,000 रुपये सैलरी लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, अब कंपनी ने 50,000 यूनिट बेची और अगले महीने 60,000 यूनिट बेची, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके अकाउंटेंट की सैलरी हम 30,000 रुपये कर देंगे, उसकी अकाउंटेंट की सैलरी तो 20,000 ही रहेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड बजट का एक तरीके से आप इसको पार्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो फिर सर रोलिंग बजट क्या होता है। देखिए रोलिंग बजट का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, देखिए इसका क्या मतलब हुआ, जो कि ऐसा बजट होता है जो कि अपडेट होता रहता है टाइमली बेसिस पर, मतलब फ्रिक्वेंट बेसिस पर टाइमली अपडेट होता है। जैसे मान लीजिए कि भाई अभी आपने देखा कि भैया लेबर की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको रिवाइज्ड एकदम बजट बना देना पड़ेगा। आप पुराने बजट के बेसिस पर कैरी आउट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से करंट बजट भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यही सारी बातें लिख सकते हैं। अच्छा, अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब सिग्निफिकेंस का क्या मतलब होता है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि भाई सर इनकी ज़रूरत क्या है, इनके बिना क्या हम कंपनी में काम नहीं कर सकते। फ्रेंड्स नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अगर आपने बजट बना रखा है, मान लीजिए आपने कहा, आपको आपके पेरेंट्स ने आपको 100 रुपीज़ दिए खर्च करने के लिए, आपने 120 रुपये खर्च कर दिए, इसका आपने फ्रेंड से भी अपने बोरो कर लिया, तो इसका क्या मतलब हुआ, 20 रुपये कहीं ना कहीं डेविएशन आ गया, फ़र्क आ गया। तो आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। अगर आपको मान लीजिए आपके फादर 500 रुपये दे देते, तो फिर आप कोई मॉनिटर करते ही नहीं अपनी परफॉर्मेंस को कि मैंने ज़्यादा खर्च किए कम खर्च किए। बट अब यू कैन मॉनिटर योर परफॉर्मेंस कि भाई मेरे को 20 रुपये अपने फ्रेंड्स के उधार लिए थे, उसको मुझे 20 रुपये देने हैं, ठीक है ना। ऐसी जो आप अपने इंडिविजुअल लाइफ के कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसी को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, फिर आप क्या होगा कि भाई अगर आपने एनालाइज कर लिया तो आप करेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या करेक्ट जो आपका डेटा है जो आपका, वो करेक्ट बेसिस पर बना सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गैप नहीं आएगा, ठीक है ना। यही सारी बातें आप इस चीज़ में लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत कुछ इसमें हमने डिस्कस कर लिया फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बताना, और मोर और लेस आपको 20 मार्क्स अपना शॉर्ट मिल सकते हैं, इसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है जी। चलिए, फिर व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट इज हाउ इट इज कंप्यूटेड, और कुछ एग्जांपल देखिए बताइए कि सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, हमने तो पहली बार सुना है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, और इसको हम जो डिनोट करते हैं वो कैसे डिनोट करते हैं सर, KO से डिनोट करते हैं, कॉस्ट ऑफ
कैपिटल, ठीक है ना। तो सर अब इसमें किस किस तरह की कॉस्ट आती है, तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था फ्रेंड्स, अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो देखा होगा तो आप सबको ये समझ में आ रहा होगा कि देखिए सर पैसे की कॉस्ट होती है, पैसा फ्री नहीं आता, ठीक है ना। और कैपिटल आपको पता है कैपिटल स्केर्स रिसोर्स होता है हमारा। तो जब कैपिटल स्केर्स रिसोर्स है, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई आप या तो कंपनी में इक्विटी लगाते हैं, इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं, आप लोगों को आइडिया होगा, जो भी अगर कोई शेयर मार्केट में आप लोग इन्वेस्ट करते होंगे तो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, तो सबकी अलग अलग कॉस्ट होती है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो इक्विटी शेयर्स की होती है वो KE से डिनोट करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स की होती है उसे हम KP से डिनोट कर सकते हैं, और डिबेंचर्स की होती है उसके हम KD से डिनोट करते हैं। अब ये सब चीज़ें अगर आप लिखेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में शॉर्ट नंबर मिलने ही मिलने हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और फिर जब आप इन सबको एडिशन कर देते हैं सबको, तो क्या हो जाता है, सबके अपने अपने लॉजिक होते हैं, सबके अपने अपने फॉर्मूलेज हैं, उसके बेसिस पर ही कैलकुलेट होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आप इसको जब टोटल कर लेंगे तो उसका क्या आ जाता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि भाई सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है, तो देखिए कुछ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज होती हैं प्लस बीटा। बीटा का क्या मतलब होता है, रिस्क होता है, रिस्क ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। तो ये एक आपका एक तरीके से फॉर्मूला दे रखा है, अगर आप इसको समझें तो इस बेसिस पर आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी को निकाल सकते हो। और जब आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आ गई, तो आप ये सारी चीज़ें, अगर आपको न्यूमेरिकल भी हम आगे डिस्कस करेंगे, अगर आपको मुझे बताना होगा कि सर इसमें हमारे को डाउट है, आप शेयर कर दीजिए प्लीज़, आप कमेंट करिएगा तो आप उसको सोल्यूशन उसका आपको प्रोवाइड हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली बेसिस पर, ठीक है ना। चलिए अब हाँ, तो अब सर ये कहाँ पे यूज़ आता है कि भाई, तो देखिए कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे आपको कि भाई रिप्लेस करना है नहीं करना है प्रोडक्ट को, या इस प्रोडक्ट को मैं परचेज करूं बाहर से या बनाऊं खुद से। आपने पढ़ा भी होगा, अगर आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। और तो जब आप ये वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना। उसके बेसिस पर ये सब चीज़ें कैलकुलेट हो जाती हैं, ठीक है ना। जब हम कभी न्यूमेरिकल्स करेंगे, कोई एग्जामिनेशन में आएगा या कोई आप बताएंगे, तो हम टाइमली बेसिस पर डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है ना। इसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए जैसे कि मान लीजिए मुझे FD में 7% का इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना, और कंपनी मुझे 8% का रिटर्न दे रही है, तो मैं कंपनी की तरफ जाऊंगा कि भैया मुझे 8% रिटर्न मिलेगा। अब अगर कंपनी मुझे 6% का रिटर्न देगी तो मैं कंपनी से बोलूंगा कि भैया मैं तो तेरे में इन्वेस्ट करूंगा ही नहीं, मुझे तो FD से ही इंटरेस्ट 7% मिल रहा है। इसलिए ये सब चीज़ें जाननी जरूरी हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही 7% क्या हो गया आपका, यही आपका क्या हो गया, आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गई मान लीजिए, या इसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी मान सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अभी देखिए ये तो फ्रेंड्स सिंपल है कि भाई व्हाट यू अंडरस्टैंड विद द टर्म ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ठीक है ना, डायरेक्ट लेबर। अगर आप कहेंगे तो मैं 6-7 आपके लिए ऐसा करता हूँ, चलिए नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो का लेंथ भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मतलब आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी कि सर क्या होता है ये ब्रेक इवन। देखिए ब्रेक इवन चार्ट and profit graph intend to show the same information, they seem to differ from each other. Examine this statement and explain the meaning and significance of break even chart and profit graph, ठीक है ना। तो सर देखिए आपको अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ कि सर इसमें क्या इशू होता है। देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, ब्रेक इवन का क्या मतलब होता है, एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पर कंपनी को ना तो प्रॉफिट होता और ना ही लॉस होता। अब सर ये कैसी मतलब होता है, तो देखिए फ्रेंड्स कुछ एक पोजीशन आ जाती है ऐसी, जैसे आपने कभी चार्ट्स वगैरह इकोनॉमिक्स में भी कभी आपने पढ़ा होगा कि भाई इतना हम प्रोडक्ट बेचते हैं तो हमारा जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए हमारी जो कॉस्ट है वो 2 लाख रुपए आ रही है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अब हमने कुछ प्रोडक्ट हैं, मान लीजिए हमने 20 प्रोडक्ट बेचे, कितने रुपए के, 10,000 रुपये के बेचे, ठीक है ना। अब 10,000 रुपये के बेचे तो हमारा कितना रेवेन्यू आ गया, 2 लाख का। तो अब इसका क्या मतलब हो गया कि एक ऐसी पोजीशन आ गई जहां पर हमारे को ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। तो अब हम सर तो इससे क्या फ़ायदा होता है, और अगर देखिए आप इसको ये मान के चलिए कि मान लीजिए ये आपका ब्रेक इवन है, ठीक है ना, इसको हमने ब्रेक इवन ले लिया। अब अगर आपने इससे कम बेचा तो इसका मतलब आपको लॉस हो जाएगा,
और अगर आपने इससे ज़्यादा बेचा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये ब्रेक इवन हेल्प करता है हमारे को टू अंडरस्टैंड द टर्म्स कि भाई इससे ऊपर अगर हम बेचेंगे तो हमारे को प्रॉफिट होगा और इससे कम अगर हम बेचेंगे तो हमारे को लॉस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे को इससे नीचे तो आना ही नहीं है और कंपनी को हमारे को सिर्फ देखिए कंपनी जो भी होती है फ्रेंड जिसमें भी आप काम करेंगे वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करती है। ठीक है ना। तो आपको कहीं ना कहीं देखना होगा कि भाई ब्रेक इवन के बारे में आपको इतनी तो जानकारी होनी चाहिए कि कल को आप अगर ये टर्मिनोलॉजी सुनते हैं तो आपको पता हो कि अच्छा हाँ हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ठीक है ना। ओके मान लीजिए कल को मैनेजमेंट कहती है कि भैया कंपटीशन बढ़ रहा है तो हमारे को ये प्रोडक्ट का जो प्राइस है हम 11 रुपये बेचते थे अब इसको हम 9 रुपये का बेचेंगे। तो अब जैसे ही ये डिसीजन लिया फ्रेंड्स तो इससे डिसीजन से आपके ब्रेक इवन में फ़र्क पड़ जाएगा। अब आप कहेंगे सर कैसे पड़ जाएगा। देखिए आपको मान लीजिए आप 100 यूनिट्स बेचते थे तो 100 यूनिट्स बेचते थे तो आपको 1100 रुपये मिलते थे। अब आपको 900 रुपये ही मिलेंगे तो आपको 200 रुपये का लॉस हो गया। तो अब 200 रुपये का लॉस के लिए आपको कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज करनी पड़ेंगी या फिर कोई और दूसरे प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट अपना प्राइस इंक्रीज करके उसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भी मैनेजमेंट आपको ये 200 रुपये का लॉस वो बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है ना। तो कंपटीशन में फ्रेंड्स इस तरीके की चीज़ें हर्डल्स होती हैं जो मैनेजमेंट लेवल पर काम करते हैं उनको ये सब हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं और आप लोग भी जब मैनेजमेंट में कॉर्पोरेट्स में वर्क करेंगे तो आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ठीक है ना। ओके चलिए अब प्रॉफिट ग्राफ क्या होता है। देखिए प्रॉफिट ग्राफ में अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए प्रॉफिट ग्राफ कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई मतलब ये नहीं है कि हार्ड में मतलब बहुत ही मतलब कुछ अलग सी चीज़ बता दी मैंने। तो देखिए प्रॉफिट ग्राफ बेसिकली क्या होता है कि भाई जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई एक ब्रेक इवन हो गया, यहाँ पर आपने प्रॉफिट देखिए ये सब आप बनाकर आ सकते हैं अपने एग्जाम में प्रॉफिट, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और स्टॉक का प्राइस हो गया। अब प्रॉफिट मान लीजिए ये यहाँ पर हमारा क्या है एक ब्रेक इवन से ऊपर प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है ना। तो इसी से क्या मतलब हो गया कि भाई ये आपका क्या हो गया प्रॉफिट ग्राफ हो गया। अब प्रॉफिट ग्राफ इसको आप लिख सकते हैं कि भाई प्रॉफिट ग्राफ क्या होता है, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ठीक है ना। अब इसका क्या हो गया अंडरलाइंग स्टॉक प्राइस मतलब कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसके रिगार्डिंग में ये प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है। स्टॉक प्राइस भी हो गया और आपके जो इन्वेंट्री होती है उसके बारे में भी ये बात कर चलता है। ठीक है ना। तो ओके फ्रेंड्स इसी के साथ हमने देखिए आपका जो ये कवर्ड है ये पूरा कर लिया है। ठीक है ना। अब आपके इसके जो 2 क्वेश्चन हैं, एक न्यूमेरिकल का और एक शॉर्ट नोट्स वाला, वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। ठीक है ना। क्योंकि देखिए वीडियो की लेंथ भी मुझे फ्रेंड्स सिंपल एंड शॉर्ट रखनी है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो हो जाता है लंबा तो वो भी प्रेफर नहीं किया जाता। ठीक है ना। तो हम पार्ट्स में डिस्कस कर लेंगे तो इससे भी बहुत अच्छा होगा कि जिसको अगर कोई पर्टिकुलर वीडियो देखना होगा तो वो उसको देख सकता है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है ना। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स कहीं ना कहीं देखिए आप लोगों के मोटिवेशन के लिए ही ये वीडियोस बनेंगे। अगर आप लोग मोटिवेशन या इसमें रिस्पांस अच्छा नहीं देंगे तो शायद मैं भी डिसकंटिन्यू कर दूंगा। मुझे भी कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए अपना टाइम डिवोट करके ये वीडियो बनाऊं, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद आप लोगों को इस तरीके की रिक्वायरमेंट है अगर कोई, क्योंकि देखिए कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है फ्रेंड्स जो हम इस कम एज में नहीं चीज़ें समझ पाते हैं और आपको देखिए 10-10 सब्जेक्ट हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप कोई एक सब्जेक्ट में अगर इस तरीके का सपोर्ट मिल जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए कि हमारे को, और फिर बाकी किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करना है, क्या स्ट्रेटजीज है, देखिए उसके लिए भी मैं अलग से वीडियोज़ में बहुत कुछ आपके लिए बना सकता हूँ, बट आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। अच्छा पहली चीज़, अगर दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए नॉलेज जो होती है ना ये शेयर करने से ही इंक्रीज होती है। तो मुझे भी रिस्पांस अच्छा मिलेगा और हो सकता है कि इसी बहाने आपको और कुछ बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन बिल्कुल सर पर हैं, तो होप सो बस आप पढ़ते रहिए। ठीक है ना। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये और करूँगा, देखिए फ्रेंड्स क्रिसमस न्यू ईयर ये सब बार बार आते रहेंगे। ठीक है ना। अभी आप इसके पीछे मत लगिएगा। एक बार आप एग्जामिनेशन अपने जनवरी फरवरी में बहुत अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद आप जो चाहें आप वो प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक है ना। आपके पास मोर और लेस 4 to 5 डेज़ ही मिलते हैं आपको पर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, और बाकी आप मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं चीज़ें। ठीक है ना। मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।